हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए, जो कि हमारा चैप्टर 10 है व्रत सर्किल के एक्सरसाइज 10.1 को करने से पहले सबसे पहले हम व्रत के बारे में जानते हैं। व्रत किसे कहते हैं, व्रत क्या होता है, इसके अन्य भाग भी जानते हैं। तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपका जो है एक एक पॉइंट जो व्रत वाला है, ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, तो आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम एक्सरसाइज को कराने से पहले उसके बारे में जो चैप्टर होता है उसके बारे में अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि अगर आप चैप्टर के बारे में जो है अच्छे से समझ जाओगे तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं देखें वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन जो है बेहतर कराई जाएगी। तो आप बाकी समझदार हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएँ। ठीक है, आइए तो हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन संख्या जो एक्सरसाइज 10.1 को करने से पहले हम सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, व्रत आखिर में होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया है व्रत। ठीक है, क्या लिया है, यहाँ पे एक व्रत लिया है। ठीक है, अब हम व्रत को अच्छे से समझेंगे कि व्रत किसे कहते हैं। तो एक तल पर मान लो ये एक तल है, यानी एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो कि तल पर उपस्थित एक निश्चित बिंदु से एक स्थित दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? एक व्रत कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बात करें, यहाँ पे एक व्रत बना लेते हैं आकृति, उसके बाद अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्रकार की सहायता से एक व्रत बना लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हमने एक व्रत बना लिया है। ओके, और ये व्रत का ये जो है पॉइंट मध्य बिंदु, ये क्या है, ये वाला बिंदु है। इसी बिंदु को केंद्र मानकर हमने एक प्रकार की सहायता से एक व्रत बना लिया है। इसको केंद्र ओ मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको केंद्र ओ मान लेंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा केंद्र। क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। ठीक है, मुझे आशा है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब बात करें क्या, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से बिंदु से त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इसको मिला देते, जैसे कि यहाँ से हम इसको मिला देते, तो इतना वाला भाग यहाँ मान लो कि हमने मान लेते हैं P, यहाँ जहाँ मिलाया यहाँ मान लेते हैं P, तो OP क्या, OP व्रत की क्या कहलाएगी? OP व्रत की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, यानी रेडियस कहते हैं अंग्रेजी में, और इसे R से प्रदर्शित भी कर देते हैं। ठीक है, रेडियस कहते हैं। ओके, इतनी बात मुझे आशा है क्लियर हो रही होगी चित्र के माध्यम से। एक पॉइंट लिया यानी बिंदु लिया, बिंदु से हमने एक सर्किल यानी व्रत खींचा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। ये एक तल है, यानी एक तल पर अब हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, आप उसके माध्यम से अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो एक तल पर क्या, एक तल पर सभी बिंदुओं का समूह जो कि तल पर उपस्थित एक निश्चित बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो, एक व्रत कहलाता है। जैसे कि हमने ये बनाया था, तो ये एक तल है, तल पर सभी बिंदु, यहाँ से ये बिंदु क्या है, केंद्र है, यहाँ से हमने एक व्रत खींचा जो कि तल पर उपस्थित क्या, एक निश्चित बिंदु से स्थित दूरी पर स्थित, यानी निश्चित बिंदु यहाँ से एक स्थित दूरी पर, यानी निश्चित दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। मुझे आशा ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे वाला पॉइंट क्या है? व्रत द्वारा समतल के विभाजित भाग, यानी जो है व्रत है इसके द्वारा विभाजित
समतल, ये समतल पर भाग है उनको हम समझेंगे, यानी पार्ट्स ऑफ प्लान डिवाइडेड बाई ए सर्किल। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो अब हम यहाँ पे एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। यानी एक वृत्त उस समतल पर, यानी उस समतल को जिस पर वह स्थित होता है, यानी एक वृत्त उस एक समतल पर, एक समतल को जिस पर वह स्थित होता है, जिस पर वह स्थित होता है, तीन भागों में क्या करता है, तीन भागों में विभाजित करता है। जैसे कि हम पहले भाग की बात करें तो पहले वाला भाग वृत्त के अंदर, यानी ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर वाला भाग, क्या वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, अभ्यंतर भाग कहलाता है। यानी जो वृत्त के अंदर है, क्या है, वृत्त के अंदर, वृत्त के अंदर, यानी ये वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, अभ्यंतर कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम अभ्यंतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट है वृत्त पर, तीसरा पॉइंट है वृत्त के बाहर, जिसे वृत्त का बहिर्भाग कहते हैं। अब वृत्त के माध्यम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है, और ये जो अंदर वाला भाग क्या कहलाएगा, अभ्यंतर कहलाएगा। क्या, अभ्यंतर कहलाएगा। ये वाला अंदर वाला भाग, जो संपूर्ण भाग ये वाला होता है, ये अभ्यंतर कहलाता है, अंदर वाला भाग है। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, अभ्यंतर कहते हैं, वृत्त के अंदर है। ठीक है, और ये जो है, ये जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल सा, ये क्या है, वृत्त पर है, ये क्या है, वृत्त पर। ठीक है, ये वृत्त पर है। आगे देखेंगे तो ये जो है बाहर, ये बाहर वाला भाग है, ये बहिर्भाग क्या कहलाएगा, ये बहिर्भाग कहलाता है। ये बाहर है, ये बहिर्भाग कहलाता है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों के निर्माण से, ये तीनों मिल जाए, यानी वृत्त पर मिल जाए, अभ्यंतर मिल जाए और बहिर्भाग मिल जाए, इन्हीं तीनों के मिलने से एक वृत्तीय क्षेत्र का निर्माण होता है। एक वृत्तीय क्षेत्र, यानी एक, इन्हीं तीनों के मिलने से क्या, एक वृत्त बन जाता है, यानी वृत्तीय क्षेत्र, यानी एक संपूर्ण वृत्त का निर्माण इसी तीनों के माध्यम से होता है। यानी वृत्त पर मिल जाए, अभ्यंतर मिल जाए और बहिर्भाग मिल जाए, इसी से हमारा वृत्त पर, मतलब इसी से हमारा एक वृत्त संपूर्ण बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे पॉइंटों को अच्छे से समझते हैं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि बात करें यहां से, ठीक है, और आगे इसी से रिलेटेड और अन्य पॉइंटों को याद रखना है आपको, वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करेंगे आगे पॉइंटों की। ठीक है, तो ये जो है हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या हमने ये समझा था, ये जो त्रिज्या समझा था यहाँ पे, तो त्रिज्या का दो रूप, मतलब दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक क्या, एक रेखाखंड के रूप में प्रयोग होता है, एक लंबाई के रूप में प्रयोग होता है। क्या, एक रेखाखंड के रूप में और दूसरा लंबाई के रूप में इस त्रिज्या का प्रयोग होता है। ये नोट पॉइंट में है, याद रखना, अच्छे से लिख लेना है। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, चैप्टर शुरू करो उससे पहले पेज पर जरूर नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट सभी छात्र छात्र हैं। और दूसरा पॉइंट है क्या, वह वृत्त, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये क्या है, वह वृत्त जिनके केंद्र एक ही हों, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे कि हमने क्या, एक इसी ओ केंद्र को मान करके एक प्रकार की सहायता से एक ये वृत्त खींच लिया। ठीक है, इसी केंद्र को मान करके थोड़ा एक बड़ा वृत्त खींच लें, तो दोनों वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। जिनके केंद्र एक ही हो, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, अब जो है दो त्रिभुजों के, मतलब सॉरी, दो वृत्तों के सर्वांग सम होने की बात आती है, तो दो वृत्त सर्वांग सम परस्पर होंगे यदि, और केवल यदि उनमें से किसी एक के ऊपर दूसरा वृत्त रखने पर ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें। जैसे कि मान लो कि
हमने ये सर्वांगसम कब कहलाएंगे, ये दो व्रत सर्वांगसम जब कहलाएंगे जैसे कि ये एक व्रत है, ठीक है, ये एक व्रत है, इसके ऊपर व्रत दूसरा रखने पर पूर्ण रूप से पहले वाला जो ये वाला व्रत है इसको पूर्ण रूप से ऊपर ढकने पर, मतलब रखने पर ढक ले, यानी पूर्ण रूप से ऊपर चिपकाने पर ही पहले वाला व्रत नहीं दिखाई दे तो वो व्रत क्या कहलाएगा, वो व्रत सर्वांगसम व्रत कहलाते हैं, ठीक है। इनकी क्या होती है, इनकी जो है त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती हैं, या त्रिज्या क्या, इनकी त्रिज्या समान, जब ढक लेगा तो दोनों त्रिज्याएं क्या होंगी, समान त्रिज्या होंगी, ठीक है। तो ऐसे व्रत क्या कहलाएंगे, ऐसे व्रत सर्वांगसम व्रत कहलाएंगे। तो इतना पॉइंट और नोट डाउन कर लेना और आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ठीक है। व्रत से संबंधित पद, ठीक है, जिसमें है पहला जीवा, कोड कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। जीवा किसे कहते हैं, तो जीवा को अच्छे से समझ लेते पहले, ठीक है, क्या करते हैं, अच्छे से समझ लेते पहले जीवा को, ठीक है। तो यहां बात की जाए तो ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है क्या, जिसका केंद्र O ही है, ठीक है। और हमने क्या केंद्र से नीचे से एक बिंदु यहाँ पे मान लिया, क्या यहाँ मान लिया, इसको P मान लिया बिंदु और इसको मान लिया O। तो इस प्रकार से PO व्रत की क्या कहलाएगी, व्रत की जीवा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, व्रत की जीवा कहलाएगी। यानी व्रत की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही जीवा मतलब जीवा कहते हैं, ठीक है। यानी व्रत की परिधि को, यानी व्रत की परिधि पर स्थित, यानी व्रत की परिधि, ये परिधि तो है, ये क्या है, ये परिधि है, व्रत की परिधि पर मतलब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम जीवा कहते हैं। तो यहाँ पे अब इसकी परिभाषा लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे व्रत की परिधि पर स्थित हो, यानी हमने क्या यही तो पढ़ा, यानी सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है, वृत्त पर दो बिंदु लेना है, क्या दो बिंदु लेना है परिधि पर, यानी परिधि पर हमने ले लिया का एक बिंदु P ले लिया और दूसरा बिंदु क्या ले लिया, O ले लिया, ठीक है। और O और P को मिला दिया, जब O और P को मिलाएंगे तो क्या एक जीवा का निर्माण होगा, यानी एक जीवा बन जाएगा। यानी वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को ही जीवा कहते हैं। इतनी बात मुझे आशा है पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये वाला पॉइंट भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, जो कि व्यास है, डायमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, ठीक है। व्यास को अब अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि हमने एक अन्य वृत्त बना लिया, ठीक है। इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है हमारा O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। O केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। और हम जिस केंद्र, ये केंद्र है, केंद्र से होकर के हम एक रेखा क्या करते हैं, केंद्र से होकर के हम क्या करते हैं, केंद्र से होकर के ही हम क्या, जो केंद्र से होकर एक रेखा खींची जाती है, यानी जीवा खींची जाती है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे कि हम क्या यहाँ पे एक जीवा खींच लें, यानी एक रेखाखंड खींचे वृत्त के केंद्र से होकर के, वृत्त के केंद्र से होकर के एक रेखाखंड खींचा जाए, जो कि हमारा ये O मान लिया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेते, क्या इसको मान लेते P मान लेते, इसको Q मान लेते हैं। तो इस प्रकार से वृत्त के केंद्र से होकर जाना चाहिए, वृत्त के केंद्र से होकर के एक रेखाखंड यानी एक जीवा जाना चाहिए, उसी जीवा को क्या कहते हैं, उसी जीवा को जो है व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें, जैसे कि P से O की बात करें, इतने वाला भाग की बात करें, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेडियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेडियस यानी त्रिज्या कहलाता है। ये हमने पहले भी समझा था, ये क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। और हमारा जो व्यास होता है, व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दूना होता है। यानी जो व्यास होता है, व्यास को डायामीटर कहते हैं, व्यास को डायामीटर यानी D बराबर होता है, वो क्या होता है, दूना इंटू त्रिज्या, यानी 2 गुणा R, यानी 2 गुणा R। जो त्रिज्या होती है उसका दुगुना क्या होता है, व्यास होता है। अगर हम R की बात करें, अगर R निकालेंगे तो व्यास बटे 2 होता है, यानी D बटे 2। ये सूत्र भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं आपके सवालों में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वृत्त के केंद्र से होकर एक रेखाखंड गुजर रहा है, इसी रेखाखंड को क्या कहेंगे, इसी रेखाखंड को हम व्यास कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अब नोट डाउन कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यही हमने समझाया, यही यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है कि वृत्त के केंद्र से होकर जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है ये भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा।
यहाँ जो हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि डी बराबर व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या होता है। अगर आप त्रिज्या निकालें तो व्यास बटे 2 हो जाता है, यानी व्यास के भागित में 2 चला जाता है। ठीक है, यहाँ से बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला। बात आई थी परिधि की। क्या परिधि किसे कहते हैं? तो परिधि आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसे कहते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे। यानी परिधि क्या होती है? परिधि होती है क्या, जो हमारी परिधि होती है, परिधि क्या होती है? परिधि जो है वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या परिधि कहते हैं? वृत्त की परिमाप या परिधि एक ही बात होते हैं। संपूर्ण लंबाई, वृत्त की संपूर्ण लंबाई। बात करें संपूर्ण लंबाई किसकी? जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट लगा, ये हम एक चक्कर यहाँ से चलते हुए अगर एक चक्कर ये लगा दें, यहीं पर खत्म कर दें, तो एक चक्कर ये क्या कहलाएगा? यही एक चक्कर वृत्त की क्या परिधि कहलाएगा, यानी सर्कमफेरेंस कहलाएगा ये वृत्त की परिधि। यानी फिर दोबारा समझेंगे अच्छे से, यानी यहीं से शुरू होकर के हम यहीं पर खत्म कर दें। मान लो कि यहाँ से शुरू होकर के एक चक्कर लगा दें, इसी चक्कर को यानी इसी संपूर्ण लंबाई को वृत्त की को क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे कि क्या नोट डाउन करेंगे? वृत्त की संपूर्ण लंबाई को। क्या? वृत्त की संपूर्ण लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि कहते हैं, यानी सर्कमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, मुझे आशा है इतना पॉइंट भी आपके अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला पॉइंट है हमारा, क्या है? चाप, यानी चाप किसे कहते हैं? ठीक है, तो चाप किसे कहते हैं? परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच वृत्त के भाग को, यानी परिधि है, क्या है? परिधि है, इस पर हम चाप को समझते हैं। क्या? चाप को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें चाप के लिए, तो चाप को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से बात करेंगे किसकी? चाप की। ओके, किसकी बात करेंगे? चाप की बात करेंगे। जैसे कि हम बात करें किसकी? चाप की। ठीक है, जैसे कि परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, यानी परिधि, ये परिधि है, यहां से इसकी बात करें, ये 2 बिंदुओं के बीच, परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही हम चाप कहते हैं। तो हमने आशा है कि चाप भी अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, यहां से बात करेंगे, क्या? यहां से बात करेंगे, जैसे कि हम और अच्छे से समझेंगे तो एक बार चाप की परिभाषा यहां लिख लेते हैं। ठीक है, परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि इसको P मान लिया, यहाँ पे इसको मान लिया Q, और ये जो है S है। क्या? ये S है, ये जो है क्या है? ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, ऊपर क्या मान लेते हैं? इसको R मान लेते। ठीक है, तो ये जो है, ये जो PSQ है, ये वृत्त का क्या है? ये वृत्त का चाप है। क्या है? वृत्त का चाप है। ठीक है, ये PQ वृत्त का चाप है। अब 2 पॉइंट और आते हैं आपके कि लघु चाप और वृत्त चाप, मतलब दीर्घ चाप, सॉरी, लघु चाप और दीर्घ चाप की बात करें तो लघु चाप किसे कहते हैं? तो लघु चाप क्या है? लघु चाप ये है कि ये क्या है? लघु चाप है, यानी PSQ, ये वाला भाग क्या है? ये इतना वाला भाग क्या है? इतना वाला भाग लघु चाप है। क्या है? लघु चाप है। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है दीर्घ चाप। क्या आता है? दीर्घ चाप। तो ये वाला जो ऊपर इतना वाला भाग निकाल करके वो बचा, वो क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है, तो यहां नोट डाउन करें तो लघु चाप की बात करें, क्या? लघु चाप। लघु चाप की बात करेंगे तो लघु चाप कौन सा है? यहां पे लघु चाप क्या है? लघु चाप जो है लिखेंगे यहां पे लघु चाप PQ को PSQ के रूप में क्या करता है? में व्यक्त करता है।
क्या करता है, व्यक्त करता है। ठीक है, मुझे आशा है इतना पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब दीर्घ चाप की बात करेंगे, दीर्घ चाप की भी बात करेंगे। दीर्घ चाप किसे कहते हैं, दीर्घ चाप कहते हैं जैसे कि जो है दीर्घ चाप PQ को, क्या दीर्घ चाप PQ को, क्या PQ को किसके रूप में, PQ को PRQ यानी PRQ के रूप में व्यक्त करता है, क्या व्यक्त करता है। ठीक है, तो लघु चाप भी समझ गए और दीर्घ चाप भी समझ गए। ठीक है, लघु चाप क्या है, PSQ यानी इतना वाला भाग की बात करें, क्या इतने वाले भाग की, ऐसे ऐसे ये वाला भाग इतने वाले भाग की बात करें, ये लघु चाप है, ये शेष बचा हुआ दीर्घ चाप है। ठीक है, और P और Q को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, ये भी आपका अर्धवृत्त कैसे कहते हैं, क्या अर्धवृत्त की बात करें तो अर्धवृत्त किसे कहते हैं। ठीक है, यानी वृत्त का एक व्यास इसके दो बराबर भागों में विभाजित करता है, क्या दो बराबर भागों में विभाजित करता है। जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ अर्धवृत्त की बात की थी, यहां से समझ लेंगे अच्छे से इस वाले भाग से। ठीक है, मतलब अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है, अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त, यानी आधा वृत्त की बात करें। ठीक है, तो वृत्त का एक व्यास इसको दो बराबर, यानी वृत्त का एक ये व्यास है, इसको दो बराबर भागों में क्या करता है, दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। और दोनों चापों को यानी दोनों भागों को ही, प्रत्येक चाप को मतलब ये जो दोनों चाप हैं यानी चाप है ये, ठीक है, ये काट रहा है, इस चाप को यानी ऊपर वाले को भी अर्धवृत्त कहते हैं, नीचे वाले को भी अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखेंगे वह क्या वृत्त का एक, यहां से बात करें किसकी, वृत्त का एक व्यास, यानी ये व्यास है, इसको दो बराबर चापों में, यानी इसको ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, दो बराबर चापों में क्या विभाजित करता है, यानी भागों में क्या बांटता है। ठीक है, बांटता है तो दोनों चापों में प्रत्येक चाप को, यानी दोनों चाप, ये ऊपर वाला चाप और नीचे वाला चाप, इन दोनों चापों को ही अर्धवृत्त कहते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करें वृत्तखंड की, क्या वृत्तखंड की, सेगमेंट की, क्या सेगमेंट की बात करें। और अर्धवृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कहते हैं, क्या सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करें वृत्तखंड की, तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, बात करें किसकी, वृत्तखंड की बात करें। ठीक है, तो वृत्तखंड को भी अच्छे से समझ लेते हैं इस जगह। ठीक है, क्या इस जगह अच्छे से समझ लेते हैं वृत्तखंड को भी। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, वो भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, वृत्तखंड की बात करेंगे, तो वृत्तखंड की बात करने के लिए हम इसके माध्यम से अच्छे समझ लेते हैं, क्या इसके माध्यम से समझ लें चाहे इसके माध्यम से, यहाँ पे ही समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ लेते हैं वृत्तखंड किसे कहते हैं। जैसे कि हमने क्या एक यहाँ से एक रेखाखंड खींच लिया यहाँ से, ठीक है, क्या यहाँ से एक रेखाखंड यहाँ से मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, समझ रहे हैं किसी वृत्तखंड को समझ रहे हैं, जिसे सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो वृत्तखंड भी दो प्रकार का होता है, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। ठीक है, मान लो कि ये इसका पॉइंट का नाम दे देंगे ए, इस बिंदु का इसका नाम दे देंगे बी। ठीक है, और हम बात करें इस वाले भाग की, ये वाला भाग लघु यानी छोटा, यानी लघु वृत्तखंड कहलाएगा। क्या लघु वृत्तखंड कहलाएगा, ये छोटा वाला भाग। अब बड़ा वाला भाग बचा, यानी ये छोटा वाला भाग ये जो है ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा, और बड़ा वाला भाग ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। क्या दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, तो वृत्तखंड को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वृत्तखंड। ठीक, तो वृत्तखंड की बात करेंगे, यानी जीवा
तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड या वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, बात करें किसकी, वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो वृत्तखंड किसे कहते हैं, यानी जीवा तथा प्रतीक। लिखेंगे क्या, जीवा तथा प्रतीक। तो यहां बात करें क्या, जीवा यानी ये जीवा है, जीवा प्रत्येक चाप के मध्य, यानी प्रत्येक चाप के मध्य के क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड, यानी जो वृत्तीय है इसके क्षेत्र का खंड या वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, और ये लघु वृत्तखंड की बात करें तो लघु छोटा वाला भाग कहलाएगा और दीर्घ बड़ा वाला भाग कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा पॉइंट, ये है तृज्य खंड, यानी तृज्य खंड किसे कहते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो दो प्रकार का होता है, ये भी दीर्घ तृज्य खंड और लघु तृज्य खंड दो प्रकार का होता है, यानी वही चाप की बात करें वही बात सेम बिल्कुल। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसकी, तो मान लो कि ये एक वृत्त है, इसको हमने क्या, इसको हम P मान लेंगे, इसको केंद्र, और इसको मान लेंगे क्या, O मान लेंगे। ठीक है, P मान लिया इसको, ये वृत्त का केंद्र O है। ठीक है, PO, और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, क्या Q मान लेते हैं, ये केंद्र है तो इसे O मान लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से P और Q क्या है, ये है। ठीक है, और ये जो PQ है और PQ है, और ये क्या कहलाएगा, ये इतना वाला भाग ये कहलाएगा लघु तृज्य खंड कहलाएगा। क्या, लघु तृज्य खंड कहलाएगा, यानी छोटा वाला भाग लघु तृज्य खंड कहलाएगा, और जो बड़ा वाला भाग बचा इसे कहेंगे दीर्घ तृज्य खंड। क्या कहेंगे, दीर्घ तृज्य खंड कहेंगे। इतनी बात मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तृज्य खंड किसे कहते हैं, तृज्य खंड यानी केंद्र को किसी चाप के सिरों से मिलाने वाले त्रिज्याओं को, यानी बात करें किसकी, यानी इसकी बात करें, ये त्रिज्याएं हैं, क्या ये त्रिज्याएं हैं, जैसे कि OP की बात करें और OQ की बात करें, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, यानी केंद्र को किसी चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को तृज्य खंड, यानी त्रिज्याएं हैं, इसको मिलाने वाले क्या, चाप को के बीच के क्षेत्र को, यानी बीच का क्षेत्र होता है उसको ही हम तृज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तृज्य खंड कहते हैं। तृज्य खंड दो प्रकार का होता है, यानी तृज्य खंड भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक लघु तृज्य खंड कहलाएगा और एक दूसरा वाला दीर्घ तृज्य खंड। तो लघु तृज्य खंड को बता दिया कैसे, तो लघु तृज्य खंड क्या कहलाएगा, लघु तृज्य खंड की बात करें तो जो है क्या, OPQ, यानी OPQ, ये वाला भाग OPQ, यानी OPQ यहाँ पे क्या कहलाएगा, OPQ लघु तृज्य खंड कहलाएगा। क्या, लघु तृज्य खंड कहलाएगा। ठीक है, तो तृज्य खंड को पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, तो लिखेंगे केंद्र को किसी चाप के सिरों, क्या लिखेंगे, केंद्र को, यानी केंद्र को किसी चाप के सिरों, यानी केंद्र है, केंद्र के किसी चाप, ये क्या, ये चाप हमने पहले पढ़ा, चाप के सिरों को, यानी के सिरों से, ये चाप के, ये चाप है, ये चाप है, क्या है, P और Q चाप है, इस चाप के सिरों को मिलाने वाली त्रिज्याएं, ये जो चाप को मिला रहे हैं ये त्रिज्याएं भी हैं, क्या है, त्रिज्याओं एवं चाप के बीच, यानी त्रिज्या, ये त्रिज्याएं जैसे कि PQ मतलब क्या OP त्रिज्या है और OQ त्रिज्या है, और चाप क्या है, चाप PQ क्या है, चाप, इस PQ को तीनों को मिला दिया जाता है, तो दोनों त्रिज्याओं को और चाप को मिला दिया जाता है, तो एक जो क्षेत्र बनता है, यानी एक जो क्षेत्र होता है उसी को हम तृज्य खंड कहते हैं। अब लघु, यानी जो छोटा वाला भाग होगा वो हो गया लघु तृज्य खंड हो गया, और जो बड़ा वाला भाग बचेगा उसे दीर्घ तृज्य खंड कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नोट डाउन करें तो दीर्घ तृज्य खंड की बात करें और लघु तृज्य खंड। ठीक है, तो लघु तृज्य खंड की बात करेंगे तो लघु तृज्य खंड क्या कहलाएगा, लघु तृज्य खंड यहाँ पे क्या है, लघु तृज्य खंड है क्या, OPQ क्या है, लघु तृज्य खंड, OPQ क्या है, लघु तृज्य खंड। ठीक है, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, लघु तृज्य खंड। अब हमारा अगला पॉइंट रहेगा, वो रहेगा क्या, अर्धवृत्तीय भाग। ठीक है,
तो उसको हम ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉइंट क्लियर हुआ होगा। पॉइंट क्लियर हुआ तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। तो जो आगे वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको एक्सरसाइज जो है 10.1 ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल जो हमने अभी तक पढ़ा है अच्छे से, इसको अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसको आप अच्छे से, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं 5 यानी 6 हैं, हमें यहाँ पे खाली स्थान दे रखे, इन 6 खाली स्थानों को आप आसानी से भर सकते हो। तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाएं, ठीक है। तो इस चैनल के माध्यम से जो भी नए छात्र जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्या मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसी एक्सरसाइज 10.1 के जो हमारे खाली स्थान है उनके साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे, आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, ठीक है। आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 के जो है फिल इन द ब्लैंक के साथ।